Hello friends, welcome to our channel. So today's our topic is development of education in India. In previous video lecture we discussed about the administrative policies of Britishers in India, and today we discuss the social and cultural policies, foreign policies and the policies with princely states. So let's start our video. Till 1813 ब्रिटिश फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। 1813 तक हम देखें जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी वो काय की थी, नॉन इंटरफेरेंस की इन सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ। सामाजिक, धार्मिक और कल्चरल लाइफ में वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते थे। फिर हम देखें आफ्टर 1813 के बाद से मेजर्स वर टेकन टू ट्रांसफॉर्म इंडियन सोसाइटी। कई सारे ऐसे मेजर्स लिए गए जिससे हम इंडियन सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने की उन्होंने कोशिश करी, कुछ चेंज लाने की कोशिश करी। इट्स कल्चरल इन्वायरमेंट्स, उनके अपने कल्चरल इन्वायरमेंट्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस इन 18th एंड 19th सेंचुरी। फिर हम देखते हैं जो सिग्निफिकेंट चेंजेस हुआ 18 और 19th सेंचुरी में वो क्या था। जैसे कि हम फर्स्ट देखें कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद जो ग्रोथ थी वो इंडस्ट्रियल कैपिटल की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। नेक्स्ट हम देखें वांटिंग टू मेक इंडिया अ बिग मार्केट फॉर देयर गुड्स, और जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया को एज अ बिग मार्केट बनाना चाहते थे उनके प्रोडक्ट्स के लिए। जो मेन उनका मोटिव जो था, मेन जो उनका गोल था इंडिया को मॉडर्नाइज़ करने का, वो यही तो था कि जो वो प्रोडक्ट्स बना रहे थे अपने, उनको क्या करना था, उसे सेल करना था ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए वो इंडिया को मॉडर्नाइज़ कर रहे थे ताकि जो वो वेस्टर्न जो गुड्स बना रहे हैं वो इंडियंस परचेज़ कर सकें। ये था हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं देयर फॉर रिक्वायर्ड पार्शियल मॉडर्नाइजेशन। इसलिए हम देखना है कि पार्शियल मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। पार्शियल मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, एक होता है फुल मॉडर्नाइजेशन और एक होता है पार्शियल मॉडर्नाइजेशन। तो फुल मॉडर्नाइजेशन में पूरी तरीके से मॉडर्नाइज़ करते हैं इंडिया को, और पार्शियल में थोड़ा बहुत करते हैं, मतलब जहाँ तक उनको ज़रूरत है जिन चीज़ों की वहाँ तक बस मॉडर्नाइज़ करेंगे इंडिया को। नेक्स्ट हम देखें जो इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन आया जिसकी वजह से राइज़ हुआ, नए एटीट्यूड्स आए लोगों के माइंड्स में, मैनर्स आए, मोरल्स आए। नेक्स्ट हम देखें फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसके बाद लिबर्टी की बात की गई, इक्वलिटी की, फेटर्निटी की, ये सब चीज़ें आई फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से। नेक्स्ट हम देखें कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो न्यू थॉट आया था उसकी। तो पहले तो हम देखें कि रैशनलिज़म की बात होने लगी। मतलब रैशनलिज़म मतलब कि आखिर कोई भी हम फेथ कर रहे हैं किसी रिलीजन में तो उसके पीछे का अगर क्या रीज़न है, उसके पीछे का क्या साइंटिफिक एटीट्यूड है। मतलब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं, जैसे हम इंडियन सोसाइटी में ऐसे बोलते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो ये ठीक नहीं है, उसके बाद आगे नहीं जाना चाहिए। तो अब ये सब जो चीज़ें थी हमारी इंडियन सोसाइटी में, उसके पीछे जो लोग फेथ कर रहे थे उनको पता ही नहीं था कि आखिर ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो अब क्या था, रीज़न्स आने लग गए थे, साइंटिफिक एटीट्यूड, आखिर क्या साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे, इन सब की बात होने लगी थी। नेक्स्ट हम देखें कि ह्यूमैनिज़म आ गया था, लिबरलिज़म की बात हुई, सोशलिज़म की, इंडिविजुअलिज़म। फिर हम देखें कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोग्रेस, आखिर ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोग्रेस क्या था। जैसे हम देखें नथिंग इज़ स्टैटिक, इसमें एक बात की गई कि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है हमारी सोसाइटी में। ऑल सोसाइटीज़ मस्ट चेंज विथ टाइम, मैन हैज़ अ कैपेसिटी टू रीमॉडल नेचर। हर एक चीज़ को टाइम के साथ परिवर्तन होता है सोसाइटी में, और मैन के पास कैपेसिटी होती है कि वो फिर से रीमॉडल कर सके नेचर और सोसाइटी को ऑन रैशनल और साइंटिफिक लाइंस। नेक्स्ट हम देखें कि जो इंडियन रेनेसा आया, सोशल रिफॉर्म्स ट्राई टू इरेडिकेट सोशल ईवल्स। जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो इरेडिकेट, हटाने की कोशिश कर रहे थे किनको, सामाजिक बुराइयों को, सोशल ईवल्स को। इन सो कॉल्ड ट्रेडिशन राम मोहन राय, जो राजा राम मोहन रॉय थे, जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड BM मालाबारी, ये जो सब थे सोशल रिफॉर्मर्स थे, कर रहे थे सोशल ईवल्स को सोसाइटी में। इवन द राजा राम मोहन
नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। नेक्स्ट हम देखें कि क्या डिलेमा था बिफोर गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट थी वो मॉडर्नाइजेशन तो कर रही थी, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का फियर था कि हम मॉडर्नाइजेशन जो कर रहे हैं उसके बाद ऐसा ना हो कि ये लोग हमारे ही अगेंस्ट हो जाएं, तो जनरेट हॉस्टाइल टू देयर इंटरेस्ट, दे ऑप्ट फॉर पार्शियल मॉडर्नाइजेशन। इसलिए वो किसकी तरफ गई, जो हमारे इंग्लिश ब्रिटिशर्स थे वो क्या करना चाह रहे थे, पार्शियल मॉडर्नाइजेशन और कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन। वो फुल मॉडर्नाइजेशन नहीं कर रहे थे सोसाइटी में, क्योंकि उन्हें खुद पता था कि अगर हमने फुल मॉडर्नाइजेशन करा तो ये जो इंडियंस हैं ये हमारे बारे में सब जानने लगेंगे और ये हमारे ही अगेंस्ट हो जाएंगे, इसलिए वो पार्शियल मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे। नेक्स्ट हम देखें कि क्या रोल था क्रिश्चियन मिशनरीज़ का, रिगार्डेड क्रिश्चियनिटी टू बी सुपीरियर। जो मिशनरीज़ थी वो हमेशा क्रिश्चियनिटी को सुपीरियर बताने की कोशिश करती थी और वांटेड टू स्प्रेड वेस्टर्नाइजेशन, और वेस्टर्नाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रही थी, फैला रही थी। दे डिस्ट्रॉय द फेथ ऑफ द नेटिव्स इन देयर ओन रिलीजन एंड कल्चर। और जो इंडियंस था उनको खुद के रिलीजन से ही विश्वास उठा रही थी और कह रही थी कि क्रिश्चियनिटी इज़ सुपीरियर and you should follow the Christianity because for their westernization। नेक्स्ट हम देखें कि जो ब्रिटिश रिट्रीट ये क्या था, आफ्टर 1858। 1858 के पहले की जब बात करें, जब 1857 का वॉर हुआ था उसके बाद से जो पॉलिसी थी वो मॉडर्नाइजेशन अबॉर्डिनेट, मतलब जो पॉलिसी थी मॉडर्नाइजेशन की वो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जो थे वो कम करते जा रहे थे। वो क्योंकि उन्हें सिर्फ पार्शियल मॉडर्नाइजेशन करना था, उन्हें इंडिया का डेवलपमेंट वो लोग नहीं करना रहे थे, वेलफेयर करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ पार्शियल मॉडर्नाइजेशन इसलिए कर रहे थे ताकि जो वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं अपने वो वेस्टर्न होते थे प्रोडक्ट्स। अगर इंडियन वेस्टर्नाइजेशन नहीं होगा इंडियंस का और वो वेस्टर्न नहीं बनेंगे तो वो उनके जो गुड्स हैं वो क्यों खरीदेंगे, इसलिए वो मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे। दे डिमांडेड प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी। अब लिबर्टी की बात होने लगी, डिमांड करने लगे लोग इक्वालिटी की, जस्टिस की। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो किन के साइड में आ गए, जो सोशली ऑर्थोडॉक्स सेक्शन होता है हमारी सोसाइटी का, जिन्हें हम रूढ़िवादी कहते हैं और कंजर्वेटिव एलिमेंट्स कहते हैं हमारी सोसाइटी का। अब उनके साथ आके ब्रिटिशर्स क्या करने लगे, उन्हें सपोर्ट करने लगे। ऑल्सो इनकरेज कास्टिज़म एंड कम्युनलिज्म, और कास्टिज़म और कम्युनिज्म को भी प्रमोट करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम इनके अगेंस्ट हुए तो ये लोग कुछ भी रिफॉर्म ले आएंगे, कल को हड़ताल कर देंगे और ये सब करने लगेंगे। इसलिए ब्रिटिशर्स क्या थे, उनके साइड में हो गए थे, क्योंकि उन्हें सोशल रिफॉर्म से कोई मतलब नहीं था सोसाइटी से। जैसे मैंने पहले बताया वो मॉडर्नाइजेशन से मतलब था उनको, सिर्फ बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। नेक्स्ट हम देखें कि जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स, आखिर प्रिंसली स्टेट्स के साथ ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसी थी। तो रिलेशंस विद प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी गाइडेड बाय 2 पॉइंट पॉलिसीज़ की। जो प्रिंसली स्टेट्स के साथ रिलेशंस थे वो 2 पॉइंट पॉलिसीज़ पे थे। फर्स्ट जो हम देखें कि क्वीन अडॉप्टिंग टाइटल केसरे हिंद, जो क्वीन थी उसने किसका टाइटल अडॉप्ट कर लिया था, केसरे हिंद का। एम्फेसाइज ब्रिटिश सोवरेनिटी ओवर एंटायर इंडिया, ताकि जो ब्रिटिश की संप्रभुता है वो पूरे इंडिया तक फैल जाए। एज अ पॉजिटिव साइड ब्रिटिश हेल्प्ड दीज स्टेट्स अडॉप्ट मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। जो ब्रिटिशर्स थे एज अ पॉजिटिव साइड हम देखें इसकी, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो हेल्प कर रहे थे स्टेट्स को ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन वहाँ बना सके, डेवलप कर सके। बट जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो फिर भी हैप्पी नहीं थे ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को, क्योंकि टू मच इंटरफेरेंस था उनका, उनको फ्रीडम नहीं थी, कुछ रिस्पेक्ट नहीं था, और जो वेजेस वगैरह था वो भी एज़ कम्पेयर टू देम काफ़ी कम थे। तो ये जो थी वो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स। नेक्स्ट हम देखें कि ब्रिटिशर्स की फॉरेन पॉलिसी क्या थी। इसकी फॉरेन पॉलिसी थी एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश कमर्शियल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब अपने कमर्शियल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को एक्सपेंड करना, उसको एक्सपेंशन करना उसका। कीप अदर यूरोपियन पावर्स एट एन आर्म्स लेंथ, और जो अदर यूरोपियन पावर्स हैं उनको अपनी एक आर्म्स लेंथ तक रखना।
नेक्स्ट हम देखें कि प्रमोट ब्रिटिश इकोनॉमिक एंड कमर्शियल इंटरेस्ट, जिनका मेन मोटिव वो यही था कि अपने इकोनॉमिक और कमर्शियल इंटरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना। फिर हम देखें वाइल द इंटरेस्ट सर्व्ड वर ब्रिटिश, जो इंटरेस्ट रहता था वो किन का रहता था, ब्रिटिशर्स का रहता था, बट जो मनी और जो ब्लड शेड हो रहा था वो इंडियंस का था। सो हेयर वी completes our topic. If you guys love this video, then kindly like, share and subscribe our channel.